वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी। हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से। डोर टू डोर अभियान, घर घर जाकर हरियाणा के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा सरकार की विफलता की सारी दास्तानें लोगों के बीच में रख रहे हैं और लोगों समर्थन मांग रहे हैं। और कांग्रेस के हमारे संकल्प, जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो सारी बात भी लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे आपको पता है 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये सारी हमारी जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को भी लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और जो मैं 16 विधानसभाओं में गया हूँ, हर विधानसभा में एक से बढ़कर एक लोगों का आशीर्वाद और लोगों का समर्थन मिल रहा है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट थी कैंडिडेट्स की, पार्टी से जो टिकट चाहते बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो 10 तारीख तक बढ़ाई। क्या उसके पीछे कारण, कितने के एप्लीकेशन वगैरह मिले हैं, क्या कहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगी टिकट को लेकर? देखिए, आपको पता ही चल गया कितने एप्लीकेशन आए। इससे पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी ये आज इस लहर की वजह से मान चुका है कि मौका मिलेगा तो वो भी विधानसभा पहुंच सकता है। इतनी भावना, जन भावना हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। और कांग्रेस का एक ही क्राइटेरिया रहता है, हमारी कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट है और जो पार्टी के समर्पित जो कैंडिडेट्स हैं, ये दो क्राइटेरिया रहती है पार्टी के लिए, कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी। और जो विधानसभा नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके, मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस रूप से जो इतने, क्योंकि इतने आपने देखा 3000, 2500 जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पर सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का हिसाब दे रही है, आप हिसाब मांग रहे हैं। तो आप देखा आपने वो क्या होते साहब, देखिए पहले तो आपने देखा कि नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों वो, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा तो इसलिए मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। वो 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की विधान सरकार के गिनवाए गए। अब बताओ आप, वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय हुए थे, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा, कहा कि डीपीआरओ ने ये लिख के दिया था। जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम हमने कराए, कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे तो बात समझ में आए। बेचारे डीपीआरओ क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि हिसाब हम जब कांग्रेस देगी 10 साल में किस प्रकार से नौकरियां लूटी, CMU कांड हो, किसानों की जमीन जो सस्ते भाव में तो है, 10 साल इनकी सरकार है, 10 साल इनकी सरकार है, यही बात 10 साल से कह रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई हुई? 10 साल इनकी सरकार थी, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का तंत्र था। सर, ये भी कि छापेमारी हो रही है बार बार। देखिए, पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है।
कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा हरियाणा में 3 हमारे विधायक, 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई। तो राहुल जी का भी आपने देखा कि उनको भी अंदर से जानकारी मिली कि उनको भी ईडी छापा मार सकती है। तो ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अगर देश की जांच एजेंसियों का निशाना के निशाने पर विपक्ष को रखा जाएगा, आज आपने देखा केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने काफी दिन अंदर रखा, 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर लिया, हमारे 3 विधायकों पे इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं भाजपा को आपके माध्यम से, भाजपा ये माने जहां जहां ईडी जाएगी वहां वहां हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देकर वापस आएगी। क्योंकि जितना हमें निशाने पे लिया जाएगा, ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता उतना ही भाजपा को निशाने पे लेगी। सीटी का निजाम आगे का चुनाव स्टंट करेंगे, इसको तो चुनाव नजदीक आ गया, पूरी हो पाएगी बढ़ती है। तो आपने देख ही दिया, ये तो जो है मैं समझता हूं कि अब तो चुनाव तभी बच चुका है। 1.5 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये जो सारी घोषणाएं की जा रही है, इनको तो आप घोषणाएं मानो, क्योंकि पूरी तो अगली सरकारों को करना है। अब तो घोषणा ही है। घोषणा इन्होंने 2014 में भी करी थी, 19 में भी करी थी, जो पूरे नहीं करी। 5100 बुढ़ापा पेंशन, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता 6000, उसका क्या हुआ? हर शहर में मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? पंजाब स्केल का क्या हुआ? भाजपा की कोई घोषणा 14 की या 19 की पूरी नहीं हुई। अब तो 24 के चुनाव में जैसे ये घोषणा कर रहे हैं, ऐसे हम भी घोषणा कर रहे हैं। अब तो पूरी अगली सरकार कोई और जनता को जानती है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 2 महीने बाद हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन भी मिलेगी, हरियाणा में 300 यूनिट बिजली की राहत भी मिलेगी, 2 लाख पक्की नौकरी भी हरियाणा में निकाल के हरियाणा को नौजवान को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गरीब को 600 के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करने का हम काम करेंगे। बड़ी संख्या में युवा जो था स्पोर्ट्स के मैदान में जाते थे, वो अग्निवीर की भर्ती के बाद वो हटाया और स्पोर्ट्स कोटा जो वो वापस लिया। अब आप देखो क्या वो स्पोर्ट्स कोटा फिर आप एक बात देखो, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स खेल पदक लाओ पद पाओ की नीति खत्म कर दी 10 साल तक। 3% जो खेलों के में खेल कोटा था हरियाणा में, वो समाप्त कर दिया। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बजाय ये जो खिलाड़ी देश में दुनिया में हमारा तिरंगे को ऊंचा कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपसे मैं पूछता हूं। लेकिन उनका कितना अपमान हमारी बेटियों का किया गया, आपने देखा। आज वही हमारे खिलाड़ी दोबारा से हमारा देश में दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज दूसरी ओर आपने देखा केंद्र सरकार का भी खेलो इंडिया का बजट 50% देश को मेडल दिलाने वाले हरियाणा के लिए बजट 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़। ओलंपिक के कंटिजेंट में 117 में से 26 खिलाड़ी हरियाणा के और मात्र 1 खिलाड़ी गुजरात से। मगर खेलो इंडिया में का बजट 500 करोड़, 2200 करोड़ में से गुजरात को दिया गया। 40% देश का बजट 2 ही प्रदेशों में, यूपी और गुजरात। 40%, जहां 3 प्रदेशों से मात्र 3 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में। और जिस प्रदेश से देश के 25% खिलाड़ी गए हैं, वहां मैं नहीं कहता हमें गुजरात या यूपी से कोई द्वेष नहीं है, वहां आप इतना अच्छा बजट दे रहे हैं, हमें कोई द्वेष नहीं, हमारा दिल बड़ा है। लेकिन जो प्रदेश आपको 50% मेडल दिला रहा है, जिस प्रदेश से 25% खिलाड़ी आपको जा रहे हैं हर टीम में, तो उस प्रदेश को आपने बजट दिया ही नहीं। खेलो इंडिया में ये कहां का न्याय है? और क्या हरियाणा की सरकार इस बात का कुछ कह नहीं सकती केंद्र सरकार को कि इतना अन्याय अन्याय हरियाणा का हो रहा है? मैं मानता हूं गुजरात में और उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं बीजेपी की सरकार है, लेकिन हाल फिलहाल तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, चाहे 1.5 महीने बाद जाने वाली है। लेकिन ये बजट तो देना चाहिए था। अंतिम सवाल है, इनेलो और जेजेपी का क्या भरोसा है? मानते हैं इनेलो बीएसपी के साथ गठबंधन भी कर चुकी है। देखिए इनेलो का, और जहां तक जेजेपी की और इनेलो की बात है, मैं समझता हूं उनका जनाधार प्रदेश में कोई बचा नहीं, क्योंकि भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा के इशारे पर ये पार्टियां सारा काम करती हैं। आज हर आदमी इनकी वास्तविकता जान चुका है। कांग्रेस के कांग्रेस के गठबंधन किसी पार्टी से? हमारा लोगों के साथ गठबंधन है। कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के 36 बिरादरी के साथ है। आपके प्रोग्राम से शेलजा के फोटो गायब है, आप देखो।
आप देखो, आपको जानकारी नहीं रहा हो, इधर आओ, देखो आप सबके फोटो, ये हमारी गाड़ी है, सबके फोटो, आपको जानकारी नहीं है। आज के युवा को सील नहीं करते हैं, आज के जो युवा ये सील आपकी क्या राय है? सील हरियाणा के कोने कोने से एक ये वहां जा रही है, भाजपा की सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार जी ने लड्डुओं का वहां पे किया हुआ है। अभी जो है चलते समय हम खड़े खड़े इस पे जो है अपना रथ से ही लड्डुओं का जो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है उनका धन्यवाद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताओ 10 साल हो गए इसकी बीजेपी की सरकार को, 10 साल हो गए सरकार को, 10 साल हो गए सरकार को, बीजेपी की सरकार को। शिकली है, कसर बाकी रह रही है। देखो पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में आपने देखा लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं भवानीखेड़ा हल्के का धन्यवाद करता हूं, हिसार लोकसभा का धन्यवाद करता हूं। पूरे देश में अगर रिकॉर्ड बना तो नंबर 1 पर हरियाणा रहा। अगर विपक्ष की सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी की सबसे इंडिया गठबंधन को 47.6% कहीं मिला, भाजपा से ज्यादा, भाजपा से 2% वोट ज्यादा अगर मिला 47.6 इस लोकसभा चुनाव में 28 प्रदेशों में, तो हरियाणा में मिला। और हरियाणा का रिकॉर्ड अगर एक लोकसभा में 2019 के मुकाबले में 33% वोट में अगर कहीं इजाफा हुआ तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर इजाफा हुआ। मैं नहीं होता हूं, ये देश का रिकॉर्ड है, ये देश का बहुत बधाई की बात है। और ये बहुत बधाई की बात है, इनसे हम बीजेपी से मांग रहे हैं हिसाब। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। इन्होंने भत्ता बिठा दिया कि नहीं बता दिया हरियाणा का? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है कि नहीं है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया हरियाणा को। आज ऐसी स्थिति कर दी, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा निकल गया। कई जिलों के बच्चे घर बार बेच के विदेश की तरफ पलायन पे मजबूर। आज अपराध दर, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में। आज हमारे गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, इंदिरा आवास योजना बंद कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम, पानी का मुफ्त कनेक्शन, वो स्कीम बंद कर दी। पानी के बिल आने लगे गरीब आदमी के। जो संविधानिक हक, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के संवैधानिक हक, सरकारी पक्की नौकरी और नौकरी में आरक्षण, पक्की नौकरी खत्म कर दी, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी। ऐसी स्थिति, हाँ, और नहर में पानी नहीं आ रहा है पानी, ना नहर का पानी, ना पीने का पानी। और हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। 750 किसानों की मत भूलना, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। और जब मैं लोकसभा में उठ के खड़ा हुआ 3 दिन पहले कि उन 750 परिवारों के लिए कुछ सोचना चाहिए, आपने देखा होगा किस किस ने देखा था जब लोकसभा में खड़ा हुआ था? आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मजाक उड़ाने का काम, पूरी बीजेपी हंस रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, इन 750 किसान परिवार, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का कमाने वाला अकलौता था, उन पे इस तरीके से पूरा सदन हंसे, क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? इस तरीके से 750 किसानों का अपमान करने वाली सरकार, कर्मचारियों पर लठ बरसाने वाली सरकार, सरपंचों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार, आंगनवाड़ी आशा वर्कर पर लाठी बरसाने वाली है सरकार, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अपने 500 स्कूलों पे आगे धरने पे मजबूर करने वाली है सरकार, बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके। मैं आज नांगल चौधरी हल्के में गया था सुबह, वहां पे एक गांव है नांगल चौधरी में, उस गांव में अकेले एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके उनकी पेंशन काट दी। जब मैं गया तो सारे बड़े बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे होकर बात कर रहे थे।
तो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई मैं आज अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के धन्य हूं, तो लगा कि बुजुर्गों में नहीं हो, बीजेपी सरकार के अनुसार आप पितरों की सभा में आए, सारे पितर बैठे हैं बीजेपी के अनुसार, ये स्थिति है। आपने देखा हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या कसूर था उन बेटियों का, वो भी आपने देखा। तो अब हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने के लिए, प्रगति उन्नति के लिए हरियाणा आगे बने, देश में सबसे आगे पहुंचे, हमारे नौजवान का भविष्य उज्जवल हो और हर वर्ग का, क्षत्रिय बिरादरी का मान सम्मान हो, इसके लिए बदलाव जरूरी है। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाए रखने की, बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, हर वर्ग की खुशहाली की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में बड़ा खेड़ा हल्का किसी के पीछे तो नहीं रहेगा, मैं आपको से गुजारिश भाई दुआनी खेड़ा हल्के से कोई कसर तो नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतनी मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं का